एवरीवन, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत चंगा सी। तो दोस्तों, आज है हमारी सेकंड वीडियो और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे सीए फाइनल पेपर 2 का चैप्टर 2 और हम कह सकते हैं टॉपिक 2, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज की इस वीडियो में हम बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि हमारी यूनिट 1 है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट ये है। तो हम अपनी रेगुलर वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे, सारी यूनिट्स को कवर करेंगे बेसिकली। और जिसमें हमसे सबसे पहली हमारी यूनिट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका सीए जर्नी का बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मेरे को ये लगता है। बिकॉज जो मेरी जर्नी थी, मेरे को उसमें जो सबसे अच्छा जो चीज़ लगा ना, स्टार्टिंग से ही वो चीज़ प्लस मिली मेरे को, वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बड़ा इंगेजिंग टॉपिक है, मज़ा आता है। बहुत सारे आप अपने खुद के एग्जांपल्स बना सकते हैं इसमें, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए। इसको लर्न करना आसान है मेरे को लगता है कंपेरेटिवली और टॉपिक्स के मुकाबले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे पहले टॉपिक का नाम है आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं स्टडी मटेरियल को ही रेफ़र कर रहा हूँ, आईसीआई के मॉड्यूल को ही रेफ़र कर रहा हूँ, जो कि न्यू स्कीम में लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर वो होगा, हम सीखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें से पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। भाई एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कई सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि एग्रीमेंट होता क्या है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट होता है। बट लॉ का मीनिंग हम आज समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों वर्ड्स अपने आप में होते क्या हैं। ठीक है, उनके बीच का हम जो भी डिफरेंस है वो समझेंगे। सेकेंड हम चीज़ समझेंगे एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों की रेलिवेंस होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। थर्ड हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होगा वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कितने सारे टाइप्स होते हैं। और फोर्थ टॉपिक होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन देयरऑफ। भाई कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और रूल्स क्या है रिवोकेशन वगैरह से रिलेटेड। तो चलिए आइए सबसे पहले हम एक यूनिट का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने जो ऊपर देखा। तीसरी टॉपिक देखा था थर्ड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इस एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, एक तो हो गया एग्रीमेंट क्या होता है, फिर आता है इन्फोर्सिबिलिटी का होता है। ये सब के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, बस एक हेडिंग के तौर पर हम देख ले रहे हैं कि आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, एग्रीमेंट में दो आ गए, ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया। ऑफर क्या होता है भाई, ठीक है, ये सब अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस तक ही पढ़ते हैं, बाकी का हम लोग चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री है। जैसे कि हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमने अपनी लॉ की हिस्ट्री के बारे में जाना था कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और हम इसको ना पढ़ें तो बेटर है। मेरे को लगता है टाइम वेस्ट है इसको पढ़ना, लेकिन अगर आपको मन है तो आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 वर्ड्स के बारे में दिखाया गया, जो कि अरेबिक वर्ड है, जिसमें पहला है अक्द, जिसका मतलब होता था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा है इजाब, जिसका मतलब है प्रपोजल, और तीसरा है कबूल कबूल कबूल, जो कि हो गया हमारा एक्सेप्टेंस, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था एग्रीमेंट के अंदर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो और कुछ हिंदू लॉ के बारे में भी इसमें दिया रखा है, कुछ इंग्लिश लॉ के बारे में है। फिर होता है ब्रिटिशर्स ने, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले वो लोग क्या है अप्लाई करते थे। कुछ प्रेसिडेंसी टाउन थे जहाँ पे अप्लाई करा गया था, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। ठीक है, किंग जॉर्ज ने अप्लाई करा था। ये सब हिस्ट्री है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो मेरे को नहीं लगता हम लोगों को इस वक्त पढ़नी ज़रूरी है, इतना रेलिवेंट है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, भाई है क्या, कहाँ से आया। तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसी भी कमर्शियल लॉ की। कमर्शियल मतलब किसी भी लेन देन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें ये बहुत अहम रोल मुहैया करता है, ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो। ठीक है, इट अफेक्ट्स एवरीबडी, हर किसी को अफेक्ट करता है, बायर को, सेलर को, जो थर्ड पार्टी है उसको, हर किसी को ये लॉ अफेक्ट करता है। ठीक है, सो मोर सो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
ट्रेड कमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि हमारा टॉपिक है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th of April 1872, बट इसका जो नोटिफिकेशन आया, केम इनटू फोर्स आया, वो हुआ 1 सितंबर 1872। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल गैजेट में, आज के ज़माने में क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन डेट होती है और उसमें लिखा होता है कि किस डेट से ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे कि जीएसटी में था 1 जुलाई से वो अप्लाई हुआ था होल इंडिया पर, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ एक हफ्ते वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो गया था 8 जुलाई से, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हर जगह स्पेशली लिखा होता है जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कि काफ़ी सारे एक्ट थे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे, बट आफ्टर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 के हटने के बाद अब वो जितने भी लॉ हैं सारी जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। तो द एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। द एक्ट इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट होगा वो है सेक्शन 1 से 75 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली। जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक, जिसमें हम बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसीज क्या रहती हैं, उन सब के बारे में एडवांस लेवल की जो है, हम एडवांस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। हो सकता है आपको बीच में थोड़े कई भजन सुनाई दें, बिकॉज इस वक्त मैं हूँ मुंबई के अंदर और यहाँ पर गणेश महोत्सव की तैयारियाँ जोरों शोरों पे चल रहा है। ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी जस्ट अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले थी। तो अभी जैसा कि आप कहीं भी जाएंगे मुंबई में, क्या पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे, आपको हर जगह पे गणपति बप्पा कि आप देखेंगे कि भव्य सजावट हो रखी है और लोग झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा मेरी सोसाइटी के अंदर भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी अपनी पूजा पाठ चलता रहता है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है। तो हो सकता है आपने अगर देखा होगा मेरी पुरानी वाली वीडियो के एंड पार्ट में, तो आपको मंत्रों की आवाज़ बहुत सुनाई दे रही होगी, क्योंकि नीचे सोसाइटी में उस टाइम स्थापित करे जा रहे थे गणेश जी भगवान। तो इस वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा बहुत आए आवाज़, और सामने एक एक्चुअली एक मूवी का सेट भी लगा है, तो उधर से भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। तो चलिए उन सब बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे, हम अपना पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 1, ठीक है। तो द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लीगल इन्फोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वर्ड जो है ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे आके बड़ा रेलिवेंट होने वाला है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप्स हैं जैसे कि हमने देखा, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वन ऑफ इट्स टाइप है, ठीक है। It states the circumstances where an agreement is voidable or enforceable by one party only, and when the agreements are void, that is not enforceable at all। यानी कि void contract क्या होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अभी हम समझेंगे इन्फोर्सिबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले आ गया वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक समझौता। कॉन्ट्रैक्ट क्या, हिंदी में मान लो समझौता होता क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। हमेशा याद रखिए किसी भी लॉ के सेक्शन 2 में हमेशा उस लॉ के बारे में जो भी जितनी भी वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस को दे रखा होता है। जैसे कि इसमें है 2H इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है 2E कोई सेक्शन होगा, उसमें भी किसी वर्ड की डेफिनेशन होगी कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। एग्रीमेंट इसका मतलब क्या है, ऑफर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग कॉमन भाषा में बोल सकते हैं अरे ऑफर दिया उसने, लेकिन ऑफर की लीगल लैंग्वेज में क्या मीनिंग है वो हम हमेशा सेक्शन 2 के रेलिवेंट सब सेक्शंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है, 2H। हमेशा याद रखिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, किसी भी लॉ के एग्जाम में या फिर किसी भी रिटन एग्जाम में जहाँ पे लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा रही है, किसी भी एक्ट से रिलेटेड चीज़ पूछी जा रही है, अगर आप उसमें सेक्शन को लिख के आते हैं तो एक अलग ही कह सकते हैं जलवा होता है उसका, ठीक है। तो सेक्शन को अच्छे से याद करिएगा। तो सेक्शन 2H के अंदर दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, यानी कि सिर्फ 2 वर्ड है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ऑब्वियसली लॉ ही इन्फोर्स करता है और कुछ चीज़ इन्फोर्स नहीं करती। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है भाई एग्रीमेंट, दूसरा है इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। अब इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं भाई एग्रीमेंट क्या होता है भाई साहब। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2E में देखिए मैंने साइड में लिख रखा है। सेक्शन 2B यानी ये भी कुछ होगा, सेक्शन 2E इसका हमको मिल गया यहाँ पे अभी रेफरेंस। एग्रीमेंट होता है सेक्शन 2E, ठीक है। और सेक्शन 2H क्या है हमारा,
कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट क्या होता है भाई, आपस में एग्रीमेंट जो करते हैं उसका लीगल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इट्स डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच पार्टी। इस डेफिनेशन को मैं आपको बताने से पहले बताता हूँ, इसमें एक वर्ड है कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिकली रॉ भाषा में समझ ली, कंसिडरेशन मतलब मैं अगर तुमको कुछ दे रहा हूँ तो तुम मेरे को क्या दे रहा हो, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि हमको एक दूसरे से क्या मतलब है, तो जो मतलब निकल के आता है ना कंसिडरेशन, मेरा क्या फ़ायदा है तो जो फ़ायदा है, या फिर इस कार्य का क्या फल मिलेगा तो जो फल है वो कंसिडरेशन होता है, ठीक है। अभी लीगल लैंग्वेज में क्या मीनिंग वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच पार्टी, ठीक है। इसमें क्या आ गया, दो वर्ड्स आए, प्रॉमिस और ठीक है सेट ऑफ प्रॉमिस, और दूसरा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, हम पहले आते हैं प्रॉमिस में। प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉमिस का भी एक डेफिनेशन दे रखी है, ऑब्वियसली मैंने बताया हर वर्ड का, हर रेलिवेंट वर्ड का डेफिनेशन दे के रखा होता है एक्ट में कि इसका मतलब क्या है, भाई कोई अपनी भाषा में कुछ दूसरा मतलब ना निकालने लगे, ठीक है। तो प्रॉमिस, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become a promise. आइए इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के उससे समझते हैं, ठीक है। एक शादी का एग्जाम्पल लेते हैं। शादी की सोच लीजिए लव मैरिज हो रही है, ठीक है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सोसाइटी बहुत डेवलप कर चुके हैं, जहाँ पे अरेंज मैरिज कुछ होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हम पहले किसी को जानेंगे समझेंगे उसके बाद शादी करेंगे, तो लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज का हम एक एग्जांपल लेते हैं। लव मैरिज में सबसे पहले क्या होता है, जो ट्रेंड आ रहा है, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, ठीक है, प्रपोज करता है। अब यहाँ पे लड़का क्या हो रहा है, लड़की को प्रपोजल दे रहा है कि विल यू बी माई वाइफ, ठीक है, विल यू बी माई वाइफ। तो लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, ये क्या है, प्रपोजल हो गया, ठीक है। अगर लड़की मना कर देती है, यानी कि उसने अपना एक्सेंट नहीं दिया, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है, बोल दिया, गुड वेल, कैंसिल हो गया, यहीं ताला बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, ठीक है, शट डाउन। जो प्रपोजल था वो प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अब लेते हैं एक पॉजिटिव एग्जांपल, जहाँ पे लड़के ने लड़की को करा प्रपोज, विल यू बी माई वाइफ, विल यू मैरी मी। तो लड़की ने बोला अरे मैं तो यही सोच रही थी, तुम आके प्रपोज करो मेरे को, लड़के बहुत पैसे वाला था, एग्जाम्पल, ठीक है। तो लड़की खुश हो गई मनी मन, अरे वाह मेरे को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। उसने बोल दिया हाँ। अब इसमें क्या है, लड़के ने लड़की को किया प्रपोज, लड़की ने हाँ बोला, ठीक है। प्रपोजल क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, उसने अपना एक्सेंट दिया, उसने बोला हाँ सर, हाँ मैं लाया, ऐसे ऐसे हाँ नहीं बोला, ऐसे ऐसे हाँ बोला, तो वहीं पर वो एक्सेप्ट हो गया और वो प्रपोजल बन गई प्रॉमिस, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लड़के ने लड़की को किया प्रपोज, जो कि बाद में अगर लड़की ने अपना हामी भर दी उस बात पे तो वो बन गया प्रॉमिस। हमारे प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जहाँ पर उसने अपनी हामी भर दी उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, और वो जो प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ है वो बन जाएगा हमारा प्रॉमिस, जो कि दे रखा है सेक्शन 2B के अंदर। तो ऊपर जो मैंने 3 हेडिंग्स लिखी थी उसमें हमारी तीनों के बारे में हमको पता चल गया है। सबसे पहला क्या है, प्रॉमिस, दूसरा क्या है, प्रॉमिस पहले, फिर उसके बाद आता है एग्रीमेंट, क्योंकि प्रॉमिस में क्या लिखा था, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा था, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस एग्रीमेंट से भी पहले आ रहा है, तो पहले आ गया 2B में प्रॉमिस, 2E में आ गया हमारा एग्रीमेंट, और 2H क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एवरी एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में एग्रीमेंट आया है और इन्फोर्सेबिलिटी भी आई है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से पहले आ रही हैं, तो उसके बारे में हमेशा डेफिनेशन उससे पहले होगी, यानी कि एग्रीमेंट का पहले हमने आ गया, फिर आ गया हमारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समझा कि भाई प्रॉमिस क्या होती है, एवरी प्रपोजल विच इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, जो भी प्रपोजल दिया गया है उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपने एक्सेंट दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है हमारा प्रॉमिस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे, द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। देखिए क्या पॉइंट बनते हैं डेफिनेशन से, व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made, प्रपोजल बना दिया गया उसे, signifies his assent on that proposal which is made to him or her, ठीक है। the proposal becomes accepted
एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जैसे कि लड़की को, ये लड़की है, ये है गर्ल और ये है बॉय, ठीक है, गीबो। तो ये है लड़की, लड़की को लड़के ने दिया प्रपोजल, लड़की ने बोला यस, लड़का हो गया खुश, और ये दोनों चीज़ें आपस में मिलके बन गई प्रॉमिस, ठीक है। यहाँ से दाल आई, यहाँ से चावल आया और वो दाल भात बन गया, ठीक है। तो thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and that party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। mutual consideration मतलब दोनों के फल के लिए भाई, कल को दोनों लोग काम करेंगे, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो ये क्या है भाई, म्यूचुअल कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को फ़ायदा हो रहा है, लड़की को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है भाई। तो वैसे तो प्यार में फ़ायदा नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, कई जगह देखा जाता है। तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ। एग्रीमेंट में क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट के में दो वर्ड थे, एग्रीमेंट, दूसरा था इन्फोर्सिबिलिटी। आइए अब हम पढ़ते हैं इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में। तो इस एग्जांपल में जैसे कि एग्रीमेंट क्या हो गया, लड़का ने लड़की को प्रपोज करा, प्रॉमिस हो गया उन दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस के बाद। अब लड़की ने लड़की को क्या दिया, एक रिंग पहनाई, ठीक है, एक एंगेजमेंट रिंग दी। तो वो जब रिंग दी ना लड़के ने, तो वहाँ पे और लड़की के हाथ में रिंग पहनाई, रिंग सेरेमनी हो गई, तो वो उनके बीच में बन गया एग्रीमेंट, जहाँ पर एक कंसिडरेशन फॉर्म हो गया कि ठीक है, सिर्फ वो घुटने पे बैठ के और वो सब बातें प्रपोज की फैंटेसाइज करने वाली बातें सारी खत्म हुई। अब हम लोग लाइफ में थोड़ा सीरियस होंगे, आपस में हम लोग अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करेंगे। वहाँ से रिंग सेरेमनी से वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि शादी में जाके एक्चुअल ठप्पा लग जाता है जिस पर, तो वो बन गया हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। तो जहाँ पर उनकी रिंग सेरेमनी हो गई, वो चीज़ हो गई हमारी एग्रीमेंट, जिसके बाद मैंने लिखा भी है, कोई भी ऑफ़र या प्रपोजल जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है वो बन जाता है हमारा प्रॉमिस, और जिसमें कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले आ गया प्रपोजल, फिर आ गया प्रॉमिस, फिर आ गया हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में। इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, ये तीन वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, मस्ट, शुड, शैल और एक और है मे। इन चारों वर्ड्स का किसी भी लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी मीनिंग को बदल के रख देता है। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ करा गया है मस्ट, यानी कि ऐसा होना ही होना चाहिए या फिर होगा ही होगा, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स आर ड्यूली इन्फोर्सेबल बाई लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगली वैलिड हो। जैसे कि हम लोग शादी करते हैं तो क्या होता है, एक कोर्ट मैरिज जब लोग करते हैं ना, तो अपनी शादी को रजिस्टर करवाते हैं। अब तो आई गेस कंपलसरी है वो सब करवाना, पहले के ज़माने में शायद नहीं होता था। तो जो वो रजिस्टर करवा रहे हैं वो चीज़ क्या है, कल को आपको अगर मान लीजिए तलाक देना है तो आप अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके जाते कि भाई मैंने इस लड़के से शादी करी थी, प्रूफ क्या है। वरना सपोज़ कोई भी अगर ये सब प्रूफ नहीं है, सोचो किसी के पास, अगर किसी के पास शादी की वीडियो एल्बम नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है, तो क्या प्रूफ है यार कि मैंने इससे शादी करी है। कल को कोई भी उठ के आ जाएगा रोड से, भाई ये मेरा पति था, मेरे को इसको तलाक देना, अब ये मेरे को आधा खर्चा दे अपना मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो प्रूफ क्या है, ठीक है। तो प्रूफ है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो एक पर्चे पे जिसमें दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने साइन किए थे, जिसमें किसी विटनेस ने भी अपना साइन करा हुआ था। वो था एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पे तुम किसी को भी कल को कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो, किसी को भी कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है जिसमें लॉ का इंटरफेरेंस हो सके, जिसमें किसी भी चीज़ पे आप लीगल एक्शन ले सकें, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, हर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्समेंट बाय लॉ की बहुत ज़रूरत होती है, मस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सिंपल सा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाई लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ जिसकी हो। ऑन एलेबोरेटिंग द above two concept, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of promise, reciprocal promise, यानी कि मैंने आपको कुछ प्रॉमिस करा, आपने भी मेरे को कुछ प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। दैट इज अ प्रॉमिस is the acceptance of a proposal given rise to a binding contract. Further, section 2H requires agreement capable of being enforceable by law before it is called a contract. हर एक एग्रीमेंट
कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी की दौर से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। वेयर पार्टीज हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देमसेल्फ, ऑब्वियसली जहाँ पर उन्होंने राइट एंड ऑब्लिगेशन अपने बीच में डिफाइन करके रखे हुए हैं। जैसे कि आपको सीए बनने के लिए आर्टिकलशिप की मैंडेटरी ट्रेनिंग से गुजरना ही पड़ेगा, तो वो क्या है, हमारा इन्फोर्सेबिलिटी बाई लॉ है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम माने तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। लड़के ने लड़की को प्रपोज करा, लड़की ने हाँ बोली, वो उनका बन गया प्रॉमिस, और बाद में जब रिंग सेरेमनी होगी तो वो बन गया हमारा एग्रीमेंट, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2E के अंदर। और जब हमारी मैरिज कोर्ट में जाकर रजिस्टर होगी तो वो हमारा बन गया एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बात है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका अपोजिट बिल्कुल सही है, यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो होना ही होना चाहिए, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। बट एग्रीमेंट बनने के लिए जरूरी थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट है भाई। एग्रीमेंट तो बना दिया, प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई, एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट हो गया, बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज मेरा एक दोस्त है शिखर, वो आया, ठीक है। शिखर ने बोला, सौरभ ये 250 ग्राम ड्रग्स हैं, मेडिकली अलाउड नहीं है ऐसे ड्रग्स, कोकेन है मान लो, गलत एग्जांपल तो नहीं दे रहा ना मैं, कोकेन है मान लो, कोकेन, इसको तू मुंबई एयरपोर्ट के थ्रू लेके जा, कहाँ पे, दिल्ली लेके जा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो एयरपोर्ट है मुंबई में, वहाँ से आई गेस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लेके जाओ, जो कि है दिल्ली में। भाई साहब, अब सौरभ गया, इनके बीच क्या था, प्रपोजल दिया शिखर ने मेरे को, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरी बन गई प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस हो गया। शिखर ने मेरे को क्या बोला, इस काम के बदले मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। मेरे को नहीं पता 250 ग्राम कोकीन कितने की आती होगी, लेकिन 10 लाख रुपए। मैं कहूँ भाई मज़ा आ गया यार, बहुत लोगों की तो ये एनुअल CTC है, ठीक है। तो ओके, मैं मान गया, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है भाई, प्रपोजल है भाई, है, प्रॉमिस है बिकॉज मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन है भाई, 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन है, उसका माल वहाँ पहुँचेगा, मेरे को पैसा मिलेगा, दोनों का काम हो रहा है, कंसिडरेशन है, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। बट क्या ये लीगली वैलिड है ऐसा करना, आप बताओ भाई साहब, नहीं है, ठीक है, जाओगे डंडा पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, करना मत, ठीक है। हम लोग बोलते थे, हमारे पहले वाले में कुछ बात हो जाती थी, अरे भाई ऐसा मत कर वरना क्या करेंगे, पट्टा पड़ेंगे। पट्टा मतलब वो जो ये बोलते हैं ना, लकड़ी का एक पतला सा होता है, पट्टा पड़ेंगे, तो पट्टा पड़ेंगे, तो ये सब काम आप मत करिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली वैलिड नहीं है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। आप इसके बेसिस पे मान लो मैंने शिखर से 10 लाख रुपए ले लिया और मैंने वो माल नहीं पहुंचाया, तो शिखर मेरी शिकायत कोर्ट में जाके नहीं कर सकता कि जज साहब मैंने इसको 250 ग्राम कोकेन दिया था और ये बंदा पहुंचा के नहीं आया, मेरा पैसा मार लिया इसने। तो भाई शिखर जाएगा तो शिखर खुद पिला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लीगली वैलिड नहीं है, यानी कि ये एग्रीमेंट तो है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए लीगली वैलिड होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे कोर्ट जो है वो अपने डिसीजन सुना सके मेरिट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, जो कि मैंने यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाया भी, इस ग्राफ नहीं बोलेंगे जो भी है। एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो मैंने ऊपर का हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। आइए एक रिवीजन मारते हैं इसका, इसी पेज पे मार लेते हैं, इसको पहले रब कर देते हैं। फिर बड़ा ही सिंपल है भाई साहब क्या है, सबसे पहले आया है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आया है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2H में है, जिसमें दे रखा है एवरी एग्रीमेंट किस में है, सेक्शन 2E में है। एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, ठीक है, वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट 2E में है, उसमें लिखा है एवरी
promise or a set of promise forming consideration for each other वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। प्रॉमिस कौन से में है? सेक्शन 2B में है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, इन्फोर्सेबिलिटी और कंसिडरेशन, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूरी हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक एलिमेंट थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक एग्जांपल है, हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स होते हैं, आइए उसको भी पढ़ते हैं। ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। ए ने बोला बी को कि भाई मैं 2 लाख के लिए अपनी कार तुमको दूंगा। इस एग्जाम्पल में कंसिडरेशन क्या है, एक दूसरे का उस फल क्या मिला, परिणाम क्या है। ए को क्या मिलेगा भाई, 2 लाख रुपये मिलेगा। बी को क्या मिलेगा, कार मिलेगी। तो यही कंसिडरेशन है, 2 लाख रुपये और कार जो है वो कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए। ए ने एग्री किया बी को कि मैं तुमको अपनी 2 लाख रुपये की कार दूंगा, ठीक है। हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी ऑब्वियसली, एंड बी हैज़ द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख, ठीक बात है। एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 lakhs टू ए, एंड ए हैज़ द राइट टू रिसीव 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर राइट ऑब्लिगेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों की क्लियरली डिफाइंड थे, यानी कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस, भाई पॉकेट मनी मिल रही है, ऑफ ₹500 एवरी मंथ, 500 रुपये, अरे भाई। बट ही रिफ्यूजेज टू पे लेटर, द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज द सोशल एग्रीमेंट। दिस इज नॉट created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract obviously। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको आप लीगली कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक दिस कि भाई पापा ने प्रॉमिस किया था मैं अगर एग्ज़ाम टॉप कर जाऊँगा तो मैं ना तुमको कार दिलाऊँगा। कार तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, इस टाइम पे साइकिल दिलाऊँगा। तो भाई मैं टॉप कर गया, अपना इंटर का एग्ज़ाम मैंने टॉप किया, पापा ने मेरे को साइकिल नहीं दिलाई यार, अब मैं क्या करूँ? कोर्ट में जाके पापा के खिलाफ़ केस कर दूँ? नहीं भैया, ऐसा नहीं करते, ठीक है। भले ही कलयुगी ज़माना है लेकिन हम लोग अभी उसने बिगड़े हुए नहीं हैं, और प्लस जाएंगे तो कोर्ट हमें पटा बजाएगा क्योंकि ये चीज़ लीगली वैलिड है नहीं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बस पापा ने बोला था कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, तो देखते हैं, लेकिन क्यों दे दूंगा, उसने बेसिकली उनका वो था कि बेटा पढ़े थोड़ा, उसको बूस्ट मिले कि हाँ साइकिल मिलेगी, बाद में चूना लगा दिया वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, ये चीज़ आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, या इस चीज़ पर पापा को सू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिफाइंड नहीं है कि नहीं तुम टॉप करोगे तो ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है और फिर तुम्हारा राइट बन जाता है साइकिल को लेना। तो ये सब चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं होती है, ऑब्वियसली एक सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है ना। जैसे एक हस्बैंड का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ और बच्चों की टेक केयर करना, ठीक है। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कल को बच्चा मान लो पापा ने उसको इतने अच्छे से नहीं रख पाया, किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो इतना ज़्यादा सुख सुविधा नहीं दे पाई, तो ये नहीं कि बच्चा जाके कोर्ट में केस कर देगा भाई साहब पैदा तो कर दिया बट मेरे को लैम्बोर्गिनी नहीं दिलाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सोशल एग्रीमेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम एन एग्रीमेंट, ठीक है। सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो ऑब्लिगेशन जो होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ से होनी चाहिए कि हाँ भैया होगा ये, ठीक है। However, some obligations are outside the purview of the law of contract. Obviously, कुछ law of contract की purview से बाहर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट ये दो एग्जांपल दिए। An obligation to maintain wife and children, जैसा कि इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। An order of a court of law, भाई हाँ कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, ठीक है। कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया, जैसे अभी रिसेंट अगर हम बात करें कोर्ट के ऑर्डर की, तो राम जन्मभूमि का जो एक फ़ैसला है वो सबसे बड़ा फ़ैसला हम बोल सकते हैं, रिसेंट कुछ सालों में सबसे बड़ा फ़ैसला है। तो भाई कोर्ट ने फैसला करा कि वहाँ पर ना मंदिर बनेगा। बेसिकली मंदिर, कोर्ट का ये फैसला नहीं था कि वहाँ मंदिर बनेगा। कोर्ट ने बोला कि ये जो लैंड है वो रामलला ट्रस्ट की है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोर्ट का अगर फैसला आया है तो भाई वो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने फैसला किया है अब कोर्ट को भी कुछ चाहिए, आपस में कंसल्टेशन नहीं भैया, वो जो फैसला है वो दिया जा रहा है वो आउटसाइड ऑफ परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वो एक डिसीजन है जो कि कोर्ट ने लिया गया, उसको
आपको हर हाल में मानना ही पड़ेगा, चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपको वो चीज़ कंसिडरेशन लगे चाहे ना लगे, तो वो चीज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ परव्यू ऑफ लॉ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आउटसाइड पड़ती है वो सब चीज़। दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियसली। आइए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई ये लॉ में जो एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट। तो एवरी प्रॉमिस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और अगर वही इन्फोर्सिबल बाई लॉ है, अगर जो कंसिडरेशन है वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ है, तो हमारे बीच में वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। स्कोप क्या है, इट्स अ वाइडर टर्म, ऑब्वियसली एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक फिल्टर लग जाता है, एक कंडीशन लग जाती है कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए। तो एग्रीमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है। उसके बाद लीगल और सोशल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, नैरो है, ठीक है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। जैसे कि बाप बेटे के एग्जाम्पल में था, उसने उसको कोई राइट नहीं दिया साइकिल को लेने का या लैम्बोर्गिनी को लेने का। और नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है, भैया देना पड़ेगा। नेचर क्या है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट, ठीक है। आइए पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम समझ गए भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ गए, उसकी डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स आ रहे थे उनके बारे में पढ़ लिया, उसकी उन कीवर्ड्स के बारे में भी कुछ अगर कीवर्ड्स आ रहे थे वो भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मान लो एक सब्जी है, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, तो वो हमारे एसेंशियल चीज़ें हो गई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो एज गिवन बाई सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये चीज़ क्या है, सेक्शन 10 में डिफाइंड है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, बोल के एक्सप्रेस करी जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो ना बोले भी होती हैं। जैसे कि माँ बेटे में प्यार जो है वो है भाई, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो है ऑब्वियसली, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप किसी लड़की को प्यार करते हैं तो वो आपको जाके एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कुछ चीज़ें मतलब एक्सप्रेस हैं, या मतलब बताई गई कि ये तो होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई गई बट होनी चाहिए भाई, उनका होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई भी आप सब्जी बना रहे हो, तो भाई उसमें नमक होना ही चाहिए। ये चीज़ मतलब है भाई यार, अगर तुम कोई मिठाई बना रहे हो उसमें चीनी होनी ही चाहिए, ये चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि बोलने की ज़रूरत है भाई, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, होनी ही चाहिए। पाव भाजी बना रहे हो तो उसमें भाजी होनी ही चाहिए भाई। पाव किसी के साथ खाओगे, दाल के साथ खाओगे क्या, नहीं। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में डिफाइंड, ठीक है। तो पहला आता है एग्रीमेंट, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट, पढ़ लिया हमने। अच्छा, दूसरे में लिखा हुआ है फ्री कंसेंट, भाई कंसेंट क्या होता है आइए बाद में देखेंगे। तीसरा है कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज़, पार्टीज़ में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए भाई, ये चीज़ क्या है समझ नहीं आई, ये भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ है लॉफुल कंसिडरेशन, फिर आ गया कंसिडरेशन, याद करो शेखर ने मेरे को क्या बेचने के लिए 10 लाख रुपए दे रहा था, कोकेन बेचने के लिए। भाई वो लीगल कंसिडरेशन था, नहीं बिल्कुल लीगल नहीं था वो। फिफ्थ है लीगल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लीगली ऐसे आइटम से होने चाहिए जो लीगली ट्रेड हो सके। क्या कोकेन ट्रेड हो सकती है, लीगल ऑब्जेक्ट है, नहीं है भाई, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि एक्सप्रेसली बताया गया कि भाई ये गलत है मत करो यार, शिष्टाचार के खिलाफ है, दुनिया की रीति रिवाजों के खिलाफ है भाई, किसी भी धर्म की मजाक मत उड़ाओ। ये चीज़ क्या बोला गया यार, मत करो भाई, सम्मान करो हर चीज़ का। उसके बाद है नॉट गिवन बाई सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल, मतलब लिखा नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टी। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या मैं खुद से कर लूँगा, सौरभ अगर तूने ये एग्ज़ाम टॉप कर लिया तो मैं तेरे को क्या दूंगा, औकात के हिसाब से मैं तेरे को बाइक दे दूंगा स्प्लेंडर, ठीक है। तो नहीं भाई, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं खुद से प्रॉमिस कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मैंने खुद से भैया वादा किया कि मैं अल्कोहल को टच नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये क्या, ये मेरा खुद से वादा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। कल को मैंने पी ली तो मैं कोर्ट में जाके बोलूँगा जज साहब इस आदमी ने क्या करा, उस चीज़ को तोड़ दिया, इसको जेल में डाल दो, जज मारेगा लाफा और सच में डाल देगा जेल में, ठीक है। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ,
वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। ऐसा नहीं है कि बस कॉन्ट्रैक्ट बनाया बैठ गए। इसको एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने जोमेटो पे एक ऑर्डर प्लेस किया, किसी भी खाने का ऑर्डर प्लेस करा, रात के 2:30 बज रहे थे, बहुत भूखे थे आप, दिन भर काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, रात को फर्स्ट मील खा रहे हैं अपनी पूरे 24 घंटे के अंदर, रात के 2 बजे, ठीक है, आपने जोमेटो पे ऑर्डर किया, जोमेटो वाले ने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप क्या सोचेंगे भाई, आप तो सोच रहे हैं ना खाना आ रहा है, बट उसको फुलफ़िल करने का जोमेटो वाले का कोई मन ही नहीं था। रेस्टोरेंट वाला कहता है आ गया ऑर्डर, ठीक है पड़ा रहने तो बाद में कैंसिल करेगा कर देगा, मैं नहीं खाना बेच रहा। तो ये क्या है भाई, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगली वो चीज़ क्या है, फुलफ़िल होनी चाहिए कि भाई आप पे अगर कुछ चीज़ आई है, बाइंडिंग है, तो आपको भी वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि मान लो जोमेटो का ऑर्डर आया तो उसमें ऐसा नहीं आता एक ऑर्डर आया है, उसमें आता है कि एक चीज़ मैगी का ऑर्डर आया है, एक चीज़ पास्ता मैगी का ऑर्डर आया है, पास्ता मैगी होती होगी उसका ऑर्डर है, यानी सर्टेनिटी है, ठीक है, क्या चीज़ है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सपोज बाहर क्या है, साइक्लोन आया हुआ है, ठीक है, और आप जो बिल्डिंग के बाहर आपकी एक वड़ा पाव बनाता है, आप उस वेंडर को कॉल करके बोल रहे हो भैया 10 वड़ा पाव भिजवा दो, भाई बाहर तूफान आया हुआ है, पॉसिबल है ये चीज़ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के लिए। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करो भाई जो परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है भाई, ये ख्वाब है, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तारे तोड़ के थोड़े ना, क्या तारे आम है भाई, तोड़ के नहीं ला सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके परफॉर्म होने की। तो क्या चीज़ है, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। शिखर तू जा किसी उड़ते हुए प्लेन को उड़ा दे जाके, भाई पॉसिबिलिटी है बट लीगली वैलिड नहीं है, और प्लस शिखर वो कर भी नहीं सकता, तो उसके लिए तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इसके बारे में चलिए हम अब पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ एक्ट, सेक्शन 10 आ गया, यानी कि अब कुछ डेफिनेशंस के हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, जैसा कि हमारा लिखा था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। भाई एक एक मीनिंग के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि नीचे मेरे को दिख नहीं रहा है वो है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्रीमेंट, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फ्री कंसेंट क्या होता है, एवरी एग्रीमेंट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट, यानी कि फ्री कंसेंट के द्वारा बने हुए। फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट होता है भाई कि मैं अपनी इच्छा से हाँ बोल रहा हूँ, मैंने पूरा फुल कंसेंट दिया है और मैं किसी भी दबाव में नहीं हूँ, किसी भी प्रेशर में नहीं हूँ, कोई भी फैसला लेते टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्री कंसेंट बोला जाता है। कि ठीक है, जोमेटो वाले को जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा तो उसकी फ्री कंसेंट है भाई, मैं उस पर कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, तू नहीं भेजेगा तो मैं तेरे के साथ ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे कि दिल्ली में लड़ाई हो जाती है तो बोलते नहीं है मेरा, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो वो बंदा जो अब जानता नहीं होगा वो तो बैठ के या फिर चला जाता, अगर यूपी से होगा तो पूछ लेगा भाई कौन है बता दे। तो वो चीज़ है, वो फ्री कंसेंट नहीं है उसमें ना, कहीं ना कहीं डरा रहा है, धमका रहा है। तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। भाई पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपस में। यार देखो कॉम्पिटेंसी जैसे बता दो, पहले इंडिया में क्या था, एक नाम चाइल्ड मैरिज होती थी, 18 साल से छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी। तो वो चीज़ क्या थी भाई, वो उस बच्चे में अकल ही नहीं, उसको पता ही नहीं शादी क्या होती है, उसको खुद के लाइफ का भी मीनिंग नहीं पता है, ज़िंदगी पता नहीं क्या ज़िंदगी होती है, कैसे क्या जीना है, आगे क्या फ्यूचर है। शादी करा दी तुमने उसकी ले जाके, भाई क्या है भाई, कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो बंदा यार, उसको पता ही नहीं क्या है ये, ठीक है ना। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। दो लड़के आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6-6 साल के कि मैं तेरे को एक कार दे दूंगा, तू मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दे। भाई 6 साल का बच्चा 2.5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा यार। हमारे यहाँ पे एक बार क्या हुआ था ना, कुछ पड़ोसी थे तो उसने अपनी साइकिल बेच दी यार, कुछ अपनी साइकिल बेचनी थी, सॉरी चोरी करवाई घर से कुछ पैसों के लिए, ठीक है। तो उनके बीच में इट वॉज एन एग्रीमेंट, बट वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और अगर वो 6 साल से, और प्लस उसमें ये भी है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, क्योंकि वो 6 साल के हैं, मतलब सॉरी 6 साल के नहीं थे, वो 12-13 साल का था, लेकिन फिर भी कॉम्पिटेंट नहीं है भाई। दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपस में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। और ज़रूरी नहीं है ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो नेचुरल पर्सन के बीच में ही हो सकता है आप और किसी कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंपनी एक लीगल पर्सन है तो उसके बीच में हो सकता है,
ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी तो है ही कंपनी और आप वो 16 साल के और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं होती, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ठीक है 20-30 साल के हैं, मान लो लीगली उनकी लीगल एज हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब वो माइनर नहीं रहे, माइनर नहीं रहे, तो क्या है भाई, ऐसा नहीं है कि मान लो कोई पागल है, ठीक है, जिसका अभी इतना जिसमें सेंस नहीं है, ठीक है, पागल इन द सेंस उसमें इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो खुद के लिए डिसीजन ले सके या कुछ भी है, ठीक है, उसका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जाएगा और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर लेगा तो आप उसको आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो। भाई नहीं ले सकते, बिकॉज वो उस सिचुएशन में ही नहीं, वो इस ऐसी कंडीशन में नहीं जो वो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सके जिसको फुलफिल करना बहुत ईजिली पॉसिबल हो, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए पार्टीज़ की, यानी कि पार्टी खुद में कॉम्पिटेंट होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, कॉम्पिटेंसी, ठीक है, इट इज़ अ मेजर फैक्टर। उसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है भाई, आपस में जो लेन देन हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था, लीगल ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, ऐसी चीज़ जो फ्रीली ट्रेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम अफ्रीका से जाओ और गांजा खरीद के ले आओ, भाई ये सब चीज़ लीगली वैलिड नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो लीगल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। सब चीज़ें मान लो एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी है, लॉफुल कंसिडरेशन है, बट जो ट्रेड हो रहा है वो लीगल ऑब्जेक्ट का ही नहीं है। मान लो जैसे डिफेंस का इक्विपमेंट है, आपको AK-47 ट्रेड करनी है तो गवर्नमेंट तो कर सकती है यार, गवर्नमेंट के लिए वो लीगल ऑब्जेक्ट है डिफेंस के लिए। बट आप गए और आप लेके आ रहे हो पाकिस्तान से खरीद के वहाँ के चोर बाज़ार से AK-47, भाई आप नहीं कर सकते यार। अपनी सीमाओं को जानिए, ठीक है, अपने किरदार को इतनी अहमियत मत दीजिए वरना किसी दिन कहानी से निकाल दिए जाएंगे। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली नॉट एक्सप्रेसली वर्ड, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है AK-47 का, तो भाई बता रखा है यार गलत है, ये सब मत करो, जेल लग सकता है, टाटा लग जाता है, ठीक है ना, टाटा नहीं टाटा। उसके बाद आ जाते हैं, चलिए फिर हम पढ़ते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void। सारा टर्म्स का हमने मतलब समझ लिया। उसके बाद आते हैं सेक्शन 10। सिंस सेक्शन 10 इज़ नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, यानी एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। अगर कोई चीज़ एग्जॉस्टिव है यानी कि उसके बाहर कुछ नहीं है, वही है जो है, ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ एग्जॉस्टिव नहीं है मतलब उसमें कुछ टर्म्स और आ सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा नहीं है, बट मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं बट लिखी नहीं जाती, एक्सप्रेसली लिखी नहीं जाती। तो so there are certain other sections which also contains requirement for an agreement to be enforceable। Thus in order to create a valid contract the following elements should be present, यानी कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है, इन चीज़ों की उपस्थिति होना ज़रूरी है। पहला है टू पार्टीज़। भाई ऑब्वियसली मैं खुद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हम इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, दो होना ही चाहिए, बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज़ टू बी असर्टेनेबल, यानी कि पार्टीज़ की आइडेंटिटी जो है वो असर्टेनेबल होनी चाहिए। जो कंपनी है अगर वो एक्चुअल में कंपनी होनी चाहिए, कोई भी शेल कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बस नाम की कंपनी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप है तो आदित्य निर्मला ग्रुप, ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकती। लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए और असर्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस, यानी कि सन्स होगा एंड कंपनी। यहाँ पर क्या है ना, देखिए ये क्या होता है, केस लॉज होते हैं, इनको केस लॉज बोलते हैं। किसी भी केस लॉ का रेफरेंस लिया जाता है, किसी भी एग्जांपल को देते हैं तो मैं, तो ये कोई केस हुआ होगा गुजरात गवर्नमेंट और रमन लाल के बीच में, ठीक है। उसमें क्या था, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द एसेट ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स के बीच में। जब देखो पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या होता है, मैं और मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो आपस में, शुभम है मेरा एक दोस्त, हम लोग पार्टनर बने किसी फर्म में, तो हम क्या लाते हैं अपने घर से, सब वो अपने घर से चेयर लेके आ रहा है, मैं घर से अपने टेबल लेके आ रहा हूँ, हम अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। भाई पार्टनरशिप में यही होता है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप खुद में कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, हम दो हैं, हमारी पार्टनरशिप है, कोई भी कंपनी की तरह नहीं होती वो कि कंपनी अलग है और उसमें वर्कर अलग है, नहीं, पार्टनरशिप एक ही होती है, ठीक है। तो सेल्स ऑफिसर क्या करता है, द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजेक्शन। भाई हम अपना लेके गए थे सामान, मेरा ही था, मैं लेके गया, कल को मैं वापस ले आया, तो सेल्स ऑफिसर क्या बोल रहा है, भाई ये पार्टनरशिप है, ये लोग इसे खरीद रहे हैं। भाई साहब खरीद नहीं रहे हैं, हम, मेरा ही था, मेरा ही दिया, मैं लेके आ रहा हूँ वापस। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल। कोर्ट ने बोला भाई ये सब ज़्यादा पढ़ लिया आप ऑफिसर साहब, ये सेल नहीं है, ठीक है।
द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर और सेलर। टू पार्टीज होनी चाहिए, यानी कि वही पर्सन उस चीज़ का बायर और सेलर नहीं हो सकता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उस ऑफिसर को कोर्ट ने समझाया कि भाई साहब जो आप बोल रहे हैं ये बात सुनने में अच्छी है बट एप्लीकेबल नहीं हो सकती। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मौज मौज में कर लिया, अरे हो गया तो क्या, शर्त लगी 1000 रुपये की शर्त लगी भाई, हार गए शर्त, पैसा ऐसा दिया नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी और इंटेंशन होनी चाहिए। There must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them. Social or domestic type of agreement are not enforceable in court of law and hence do not result into a contract. Obviously, जैसे कि मैंने बताया social agreement बाप बेटा वाला. A husband agrees to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. यानी कि भाई साहब पति किसी बिजनेस के इंपॉर्टेंट काम से गया दुबई, उसने बोला मैं महीने के महीने तो मैं पैसा भिजवाता रहूँगा, उसने पैसा भिजवाया नहीं। पत्नी को या अपने घर वालों को, घर वाले बोलते हैं इस पर केस कर देंगे हम, पैसा चाहिए मुझे, पैसा दो, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। नहीं भिजवा पाया, उसकी कुछ प्रॉब्लम होंगी, मान लो वहीं पे वो रेंट नहीं दे पा रहा, तो मैं क्या देखूँ। तो अब वाइफ चली गई भाई केस करने, और भाई साहब ये जो केस लॉ है वो सच्ची में ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट फेक सिनेरियो नहीं है, ये हुआ था वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, कोई मिस और मिस्टर वेलफेयर होंगे, उनमें ये हुआ था कि भाई साहब बाहर गए और पैसा नहीं भेजा, केस कर दिया पत्नी ने जाके। तो मतलब यार क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ सोशल एग्रीमेंट है, इस पर आप स्यू नहीं कर सकते किसी को। मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ द सन पासिस द सी एग्जाम। अरे भाई, ऑन पासिंग द एग्जाम द सन क्लेम्स द मनी, पास भी कर लिया ऐसे लौंडे ने। Here the son could not recover as it was a social agreement. Obviously भाई social agreement है, son उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकता। A sold goods to be on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. यानी कि उसने उधारी पे पैसा दिया, क्रेडिट पे पैसा दिया। दो ट्रांजेक्शन होती हैं, कैश क्रेडिट। कैश में मतलब तुरंत पैसा दिया, क्रेडिट मतलब खाते में लिख लो। Here A intended to create a legal relationship with B, ठीक है। Hence the same is contract. Obviously, on failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court. Obviously, लोग sue नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 30 दिन में पैसा दे दो, वरना 12% ब्याज के साथ तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर ब्याज नहीं दिया तो फिर लीगल एक्शन ले लूँगा मैं, ठीक है। थर्ड है हमारा अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अदर फॉर्मेलिटीज़ क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिटन और स्पोकन। हाँ याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि भाई रिटन ही हो, ऑल्दो प्रेफरेबल यही है कि रिटन होना चाहिए। प्रेफर यही करना चाहिए कि भाई कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देखते हैं कभी भी ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं किसी भी कंपनी में, इवन 2 कंट्रीज़ में अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो रिटन एग्रीमेंट होते हैं, बातों बातों में नहीं होते, बिकॉज उसका प्रूफ क्या दोगे, बातों बातों में फंसा लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, मस्ट बी, यानी कि पार्टीज़ के लिए फेवरेबल वही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप सिर्फ बिना लिखे का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो लीगली वैलिड नहीं होता, वो भी वैलिड होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक अ एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लिखा है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि भाई साहब ये रिटन ही होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस रिटन ही होना चाहिए, ठीक है। एंड और कुछ एग्जांपल हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आई गेस वो भी रिटन ही होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी आप सेल परचेज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं गया, मैंने बोला मैंने ना इस बंदे को अपनी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता भाई, बंदे को क्या प्रॉपर्टी दे दी, रिटन एग्रीमेंट है कहीं, ठीक है। Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of a witness, जैसे शादी, ठीक है, और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लाइड विद। अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई साहब ये चीज़ राइटिंग में ही होनी चाहिए तो वो होनी ही चाहिए, ठीक है, वरना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि पता होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट, यानी कि सर्टेन होना चाहिए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको वो चीज़ों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया अपने दोस्त से, मेरा दोस्त है, मान लो एक दोस्त है मेरा देवांश, उसका क्या है बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है और पल्सेस वगैरह का है, फूड ग्रेन्स का है। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे घर पे ना 1 किलो बासमती राइस भिजवा दे।
तो ये क्या, ये सर्टेन है, ठीक है। मैंने बोला तो बासमती राइस भिजवा दे, तो उसने भिजवा दिया। अब मैं बोलता देवांश एक काम कर, मेरे घर पे ना दाल भिजवा दे। भाई दाल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पल्सेस, तूर दाल, अरहर दाल, मसूर दाल। अब भाई कौन सी दाल भिजवा दे, बता दो। देवांश ने कोई दाल नहीं भिजवाई, मैंने जाके केस कर दिया। या फिर देवांश ने कहा तो 7 दालें भिजवा दी, कहता 7 का पैसा दे मेरे को। ऐसा थोड़ी ना होता, सर्टेन होना चाहिए। सिर्फ दाल दाल नहीं भाई, कौन सी दाल चाहिए, ठीक है। मेरे को कहीं छोड़ दे, ओह उतने पार्टीज़ में क्या खाओगे, कुछ भी ले आओ, कुछ भी खा लेंगे। अरे भाई कुछ तो बोल, मैं ले आया तेरे लिए करेले, खा लेगा तू, नहीं खाएगा ना। तो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब कितना करेला, 1 किलो या 2 किलो, भाई 10 किलो ला के रख दिया, खा लोगे। जैसा अभी एक मीम बहुत वायरल हो रहा है, उसमें कहता है भैया खाना खा लिया, नहीं साहब नहीं खाया। अरे तो आप खाना खाना चाहते हैं, हाँ खाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करेंगे क्या, हमारे लिए हमको भी ज़रा दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप हमको खिलाएंगे तो ऑब्वियसली हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहता ये लीजिए 3 किलो प्याज या 8 किलो चिकन, और हम लोगों की पार्टी करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो आप पूरा खाना बनाओ। तो भाई एक डेफिनेट होना चाहिए। उसको सोचा था कि वड़ा पाव देगा, उसने पूरा अपना चिकन पार्टी बनवा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, 100 टन ऑफ ऑयल। ऑयल का एग्रीमेंट है भाई, कौन सा ऑयल, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम भी ऑयल है, सरसों का तेल है, आंवले का तेल, किसका तेल है भाई, ठीक है। तो पता होना चाहिए, इंसान की तेल निकाल दो ऐसे तो XYZ लिमिटेड एग्रीज टू लीज द लैंड टू ए फॉर इनडेफिनिट ईयर। मैंने बोला कि तू मेरी ज़मीन पे आके अपना धंधा कर ले, अपना बिजनेस सेटअप कर ले, और इनडेफिनिट ईयर्स। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कुछ तो कर कि 99 सालों की लीज़ पे दे रहा हूँ मैं, है 10 सालों की लीज़ पे दे रहा हूँ, 5 साल की लीज़ पे दे रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होता ना कि इनडेफिनिट ईयर्स के लिए कर दिया, जब तक तेरा मन है, आजीवन मरण काल तक तू यहाँ पर काम कर, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, उसमें मीनिंग होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, सेम बात, चांद तारे तोड़ लाऊँ, कहाँ से तोड़ के लाएगा भाई, इसरो है क्या या नासा है क्या, उसके बाद नहीं पता। तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए एग्रीमेंट को फुलफिल करने की। द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट, द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे टर्म्स होनी चाहिए जो कैपेबल हो परफॉर्मेंस के। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट इन इट सेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाई मैजिक, उसने बोला मैं जादू करूँगा और खजाना आ जाएगा, भाई कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन सब बातों में कभी मत फंसना, तंत्र मंत्र और इन सब में मत फंसना, ऑल्दो होते होंगे बंगाल में, पता नहीं, ठीक है। तो द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि अगर वो परफॉर्म करने के कैपेबल है ही नहीं तो वो चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने नहीं पढ़ी ना, लेकिन फिर भी है, मतलब रेलिवेंस रखती हैं। दुनिया में कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं पर होती हैं, ये चीज़ें वैसी हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the following are the essential elements of a valid contract. Essential element: offer and acceptance of an agreement. Obviously, free consent होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड है देखो, 2 and more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. मैंने तेरे को बोला मैं 2 लाख रुपए दूंगा, यानी कि 2 लाख रुपए दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोला तू मेरे को कार दे, मैं तेरे को 2 लाख दूंगा। 2 लाख क्या दूंगा भाई, 2 लाख सिक्के देगा, 2 लाख 2000 के नोट देगा, क्या देगा भाई। सेम चीज़ पे कंसेंट होनी चाहिए, सेम सेंस में। जो मैं सोच रहा हूँ वही तू सोच रहा है, ठीक है ना। मैं ये सामान लाया, कितने का लाया, 2 का लाया, भाई वो 2 क्या है, 2000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम सेंस में दोनों लोग सोचने चाहिए। मैं अभी जैसे कि एक मैंने वॉच खरीदी, कुछ महंगी वॉच थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, कुछ तो 1700 की वॉच थी। तो मैंने बोला कि एक दोस्त ने देखा, कहता कितने की है, तो मैंने बोला 17, कहता है 17,000। मैंने कहा हाँ ठीक है ना, 17,000 की थी, मतलब 17 तो बोल दिया, वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैंने हाँ भी पढ़ दिया। फ्री कंसेंट थोड़ा ना भाई है, कंसेंट नहीं है, सेम सेंस में होना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाई एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ वही तू सोच रहा है, हम दोनों का माइंड एक है। इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म विद कंसेंसस एड आइडियम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड, वही लैटिन वर्ड होगा कोई है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, यानी कि फ्री होनी चाहिए। फ्रीली माइंड से आदमी कंसेंट दे रहा है, हामी भर रहा है, ऐसा नहीं कोई उसको प्रेशराइज कर रहा है किसी बात पे। कंसेंट वुड कंसिडर एज फ्री कंसेंट इफ इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई कर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये हर वर्ड का आगे जाके एक प्रॉपर मीनिंग है, ऑल्दो मेरे को
ये पढ़े आज से 6 साल से ज़्यादा होने जा रहा है आई गेस। 2016 में मैंने अपना CPT क्लियर किया था, तो तब मैंने उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। बट मेरे को पता है इसमें जो सेक्शन 17 है वो फ्रॉड का होगा, दिखते हैं आगे जाके, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो सेक्शन 17 है वो फ्रॉड का होता है। तो ऐसे ही हर एक सेक्शन में इस चीज़ का भी मीनिंग डिफाइंड है आगे कि भाई कर्जन क्या होता है। कर्जन मतलब होता है कि कोई भी धमका के, थ्रेट दे के, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाना, ठीक है। मैं एज अ बॉस किसी से भी कुछ भी उल्टा सुलटा काम करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मैंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत ऊंची पोजीशन पे होके मान लो कुछ सीक्रेट्स आपस में एक्सचेंज कर दिए कंट्रीज़ के, दिखते नहीं है, तो वो सब क्या है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तुमने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। फ्रॉड, ऑब्वियसली किसी के साथ फ्रॉड करना। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि कुछ बोल के, कुछ दिखा दे के और कुछ दे देना, ठीक है। यानी कि एग्रीमेंट किसी चीज़ का हुआ और एक्चुअल में डिलीवर जो चीज़ परफॉर्म करी वो कुछ और ही थी, यानी कि मिस रिप्रेजेंट करा गया फैक्ट्स को। उसके बाद होता है मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती से मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ समझ लिया, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मिस रिप्रेजेंटेशन का मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुमने कुछ गलती से कुछ और ले लिया, या वो कुछ गलती हुई कॉन्ट्रैक्ट में, उससे रिलेटेड है ये कुछ वर्ड्स, ठीक है। तो कंसेंट उस चीज़ को नहीं बोला जाएगा। A who owns 2 car is selling red car to B. B thinks he is purchasing the black car. There is no consensus at Adam, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, hence no contract. Obviously अभी उसने दे दी कि मैं तेरे को लाल कार दूंगा तो लाल कार देगा, तो ठीक है। एक और है, टू डिटरमाइन कंसेंसस एट Adam the language of the contract should be clearly drafted. Thus if A says B will you buy my red car for 3 lakhs, बी ने बोला हाँ ठीक है, तो ये हो गया। ए थ्रेट इनटू शूड बी इफ ही डज नॉट लैंड हिम 2 लाख, हफ्ता वसूल है, 2 लाख रुपए दे वरना मैं तेरे को मार दूंगा। क्या ये फ्री कंसेंट है? बिल्कुल नहीं है भाई। एंड बी एग्रीज टू इट देयर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, ऑब्वियसली भाई कर्जन है यानी कि डरा धमका के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे इसमें लिखा है, हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे इन सारे टर्म्स के मीनिंग को। उसके बाद आता है कैपेसिटीज़ ऑफ द पार्टी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, यानी कि पार्टी में खुद कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उस एग्रीमेंट में एंटर करने की। लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू, यानी कि 18 साल से या जो भी एक लीगल एज है उससे ऊपर का होना चाहिए। जैसे कि MP बनने की एज है वो अलग है, ठीक है, और आई गेस 25 है आई गेस शायद एज, और कुछ केसेस में जैसे 30 एज से ऊपर का ही बंदा बन सकता है। तो ये सब क्या है, एक रेलिवेंट उस सब्जेक्ट के लिए एक एज क्राइटेरिया डिटरमाइन किया गया। इट ऑफ साउंड माइंड, यानी कि दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड इज़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई लॉ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे विजय माल्या, भगोड़ा घोषित है लेकिन उसके साथ तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई नहीं, वो डिसक्वालीफाइड है, लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई कर रखा है कि तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब दिवालिया हो गए या फिर उन पर कोई केस चल रहा है, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, डिसक्वालीफाइड है वो लोग। फिर आता है पर्सन फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल ऑल द अबव 3 क्वालिफिकेशंस। ऑल द अबव 3 क्वालिफिकेशन उसको कंसिडर, यानी मेजॉरिटी होने, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिसक्वालीफाइड बाई लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिसक्वालीफाई MS दो नहीं होने चाहिए, यानी कि मेजर, साउंड माइंड और डिसक्वालीफाइड बाई लॉ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आता है क्वालिफिकेशन वन, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल है, 18 ईयर्स मस्ट बी ऑफ एज, ठीक है, और ही इज़ इन हिज सेंसेस। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो अपने सेंसेस में ही नहीं है। तुमने किसी को दारू पिला के प्रॉपर्टी पे साइन करा दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड है? नहीं है भाई, वो अपने सेंसेस में ही नहीं है बंदा, ठीक है। वो दारू के नशे में बहुत बार होता है ना कि किसी को शराब पिला के और अंगूठा लगवा लिया, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं हो सकता अगर उसने प्रूव कर दिया तो। A lunatic, an idiot, a drunken person, or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पागल है या फिर उसमें कुछ बचपन से ही कुछ दिक्कत है तो वही साउंड माइंड का नहीं माना जाता। नहीं, अगर वो किसी नशे के प्रभाव में है तो उसको भी सेम क्राइटेरिया में रखा जाएगा, साउंड माइंड में ही रखा जाएगा। उसके साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस चीज़ को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है कि डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, जैसे सच पर्सन्स आर एन एलियन एनिमी, यानी कि कोई बाहर का एनिमी है। फॉरेन सोवरेंस यानी कि कोई बाहर की गवर्नमेंट है, उसके साथ अब लॉ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिसक्वालीफाइड बाई लॉ है। उसके साथ वही कर सकता है जो कि लॉ में लिखा है कि ठीक है, एक गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ही ट्रेड कर सकती है, या फिर अगर कोई पार्टी करेगी तो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद करेगी, तो वो सब चीज़ें वैलिड होती हैं। अदरवाइज वो क्या है, डिसक्वालीफाइड बाई लॉ है, ठीक है। कॉन्विक्ट यानी कि कोई अपराधी है, जेल में है, और तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आ जाओ भाई जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करते हैं, नहीं, दे आर डिसक्वालीफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर्मेलिटी बाई लॉ ऑब्वियसली, ठीक है। अब जैसे कि जेल में बैठे बैठे कुछ MLA इलेक्शन लड़ते हैं, तो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जाम्पल नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन। आओ पढ़ते हैं भाई कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, अभी तक याद है। इट इज़ रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्यो, डेट इज समथिंग इन रिटर्न, मेरा क्या फ़ायदा, समथिंग इन रिटर्न, मैं तुमको ये दूंगा तो तुम मेरे को क्या दोगे, ठीक है। अवेलेबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, या तो मेरे को कुछ राइट दो, मेरे को कुछ हक दो, यानी कि कोई बिजनेस है तो मेरा भी कुछ हिस्सा उसमें हो, ठीक है। सम राइट्स, इंटरेस्ट यानी कि मेरे लिए बेसिकली वही कोई फ़ायदा, इंटरेस्ट होना चाहिए मेरा, प्रॉफिट ऑब्वियसली, और बेनिफिट अकॉर्डिंग टू वन पार्टी, यानी कि बेनिफिट होना चाहिए उससे एक दूसरे का, और सम फॉरबियरेंस यानी कि किसी भी चीज़ पर रोक लगाना, रोक लगाना, ठीक है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर, यानी कि कुछ ऐसी चीज़, यानी कि या तो मेरा फ़ायदा है या फिर मेरा घाटा भी नहीं है, कि मान लो मैं किसी को कुछ पैसे दे रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर काम को ना करने के, ठीक है ना, तो वो भी है, वो भी क्या है, वो बेसिकली कंसिडरेशन का ही पार्ट माना जाता है। लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय अदर, ये सब क्या पार्ट है, कंसिडरेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कंसिडरेशन का मतलब समझ आएगा, मतलब समथिंग इन रिटर्न, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, या तो तुम ये करो या तुम ये मत करो, दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ए एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100, बी प्रोमिसेस टू पे 100 इज द कंसिडरेशन, ये जो 100 रुपये है वो कंसिडरेशन है फॉर ए, बट सॉरी ए, हाँ 100 रुपये जो है वो ए के लिए कंसिडरेशन है, जो बुक्स हैं वो बी के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। और इसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, यानी कि लॉफुल होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। कोकेन और चरस का धंधा नहीं कर सकते आप, लीगली वैलिड नहीं है। सेक्शन 23 में देख रखा है, स्टेट्स दैट द कंसिडरेशन ऑन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑब्वियसली, और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि एक तो लीगली वैलिड नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी संभावनाएं हैं कि वो लॉ को डिफीट, मतलब ऐसा कुछ निकलेगा जो कि लॉ ने मना कर रखा है। वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि या तो लिखा है, एक्सप्रेसली लिखा है कि ये चीज़ गलत है, या फिर ऐसा है कि हो सकता है वो चीज़ गलत है बाई लॉ, ठीक है। इफ इट इज़ फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो किसी को नुकसान पहुंचाएगी, किसी को इंजरी पहुंचाएगी, मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूँ, तुम जाओ उसको मार दो, जाके सुपारी दे रहा हूँ, भाई ये कहाँ तक लॉफुल है यार, नहीं है, ठीक है। और या फिर कोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ कर रखी कि ये चीज़ इमोरल है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, लीगल लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में नहीं आता है। तो क्या है, आइदर इट इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ और would defeat the provisions of law or immoral or opposed to public policy, वो होगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void, ऑब्वियसली कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑब्वियसली डिक्लेयर है कि void है, यानी कि तुम दूसरी की देश की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तुम किसी यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो एक्सप्रेसली void है, ठीक है। डिक्लेयर लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और void, threat to commit murder or making publishing defamatory statements or entering into an agreement which are opposed to public policy are illegal in nature obviously. Similarly any agreement is restraint of trade, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो ट्रेड रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है कि भाई तुम वहाँ पे जाके धंधा नहीं कर सकते हो, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ETCR क्लासिक एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, यानी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो एक्सप्रेसली लिखा है कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, मत करो भाई साहब। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, 1.2 तक हमने कवर करा। और एक बार जल्दी से समरी पूरा पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा एग्रीमेंट के बारे में, एवरी प्रॉमिस वाला सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। यानी कि प्रपोजल हुआ, उसको एक्सेप्ट करा, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कुछ कंसिडरेशन ऐड हुआ, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट में कुछ चीज़ ऐड करी, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ एसेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो थे। एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी फोर्सफुल कंसेंट नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। पहली बात कंसेंट होनी चाहिए, दूसरी बात फ्री होनी चाहिए, 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्रेसली में लिखा हुआ है कि भाई साहब लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब जो समथिंग इन रिटर्न है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और नॉट एक्सप्रेसली वॉइड और कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद होता है कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं बट होनी चाहिए, जैसे कि 2 पार्टी, 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होनी, एटलीस्ट 2। ठीक है, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑब्वियसली, और फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी पता होना चाहिए किस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो दोनों लोग आपस में परफॉर्मेंस के कैपेबल हों, इवन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी ऐसा होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी हो उसकी परफॉर्मेंस की। ठीक है, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। अब हम अपनी आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आगे फर्दर डिस्कशन बढ़ाते जाएंगे। एक जो चैप्टर है वो है 49 पेजेस का, हम लोगों ने 13 पेज तक आज कवर करा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट बेसिक बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है बट बेसिक है। ठीक है, उसको हमने सीखा, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन, इन्फोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म्स के बारे में आज हमने सीखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो भी इजीली अंडरस्टैंडेबल थे, रिलेटेबल थे। आप अपने भी बना सकते हो भाई, कुछ भी बनाओ एग्जांपल, अपने दोस्तों को लेके एग्जांपल बनाओ। हमेशा याद रखो, अगर आप एग्जांपल बना के चीज़ों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपनी 3rd वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी। आप अपना प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमेशा स्टडी मटेरियल पर फोकस करिए। एडिशनल आइटम पढ़िए, किसी भी टीचर का, किसी भी फैकल्टी का दिया हुआ बुक पढ़िए, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए कि वो आपके स्टडी मटेरियल के इन लाइन है या नहीं है। और जहाँ से भी अगर आपको कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं तो वो प्रैक्टिस करिए। कीवर्ड्स, सेक्शंस को हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि मार्क्स जो मिलते हैं वो उन्हीं के मिलते हैं। आप चाहे पूरी राम कथा लिखाओ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप वो कीवर्ड्स नहीं लिखोगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप नहीं लिखोगे कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी लिख दो भाई जाके। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन विच ऑल्सो इट हैज़ सम इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होता, वो एग्रीमेंट और वो सब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन जिसकी आप उसी की उसमें लिखिए। ठीक है, तो हमेशा कीवर्ड्स को याद रखिए, सेक्शंस को जितना याद कर सकते हैं करिए। सेक्शन को याद करने का बहुत इजी तरीका है, बाइक के नंबर वगैरह देखो, आप कभी जा रहे हो तो मान लीजिए सेक्शन 4 किसी पे लिखा हुआ है 1480, किसी की बाइक का अगर कार का नंबर है तो 14 याद रखो, सेक्शन 114 क्या था, सेक्शन 80 क्या था। ऐसे आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, मतलब सेक्शंस आएंगे, उनको आप ऐसे याद कर सकते हो। और बहुत सारे तरीके हैं याद करने के सेक्शंस को। तो और याद रखिए सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस के बारे में दे रखा था, उस रेलिवेंट लॉ से रिलेटेड जितनी भी होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देंगे या फिर वो सीए करने का सोच रहे हैं। इवन विद बीकॉम स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।